हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। आज के इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। नाम है भाई प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। अब भाई इस टॉपिक पर आपको ना जितनी भी परीक्षाएं होती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपको लगभग हर एग्जाम में इस टॉपिक पर सवाल मिल जाएंगे। जैसे यूपी ट्रिपल एससी हो गया, यूपीएसआई हो गया, रेलवे, भाई हर प्रकार की परीक्षाओं में प्रायिकता पर सवाल पूछे जाते हैं। अब भाई हुआ क्या है कि एसएससी सीजीएल में भी इस टॉपिक को ऐड कर दिया गया है। तो अगर भाई आप सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हो, वहां पर भी भाई आपको प्रायिकता पर बेस्ड सवाल देखने को मिल जाएंगे। तो भाई इस लिहाज से भी ये वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है भाई, तो हम क्या करने वाले हैं, हम भाई प्रायिकता को एकदम यहां बेसिक से जानने वाले हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और भाई एकदम टॉप लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है भाई, तो वीडियो में भाई अंत तक बने रहिएगा। एक एक बात को हम यहां बताने वाले हैं जो भाई प्रायिकता से संबंधित है या प्रायिकता के अंतर्गत आती है, वो एक एक बात को जानने वाले हैं। और भाई जितने प्रकार से सवाल बन सकते हैं प्रायिकता पर, उन सब सवालों को हम यहां हल करने वाले हैं। ठीक है भाई, इस वीडियो में या भाई आगे जो भी वीडियो इस टॉपिक पर आएंगे, उन सब में हम भाई जितने भी सवाल बन सकते हैं उन सब सवालों को हल करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो प्रायिकता को जो चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं भाई, आपको पूरा देखना है। ठीक है, तो भाई चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। अब सबसे पहले जो हमने लिखा हुआ है भाई, ये प्रायिकता का ना एकदम बेसिक सूत्र है। भाई वैसे तो प्रायिकता में केवल एक ही फार्मूला होता है, यही बेसिक वाला। बस क्या लिखा हुआ है, अनुकूल परिणामों की संख्या और अपॉन में क्या है, कुल संभावित परिणामों की संख्या। अर्थात भाई मान लो आप कोई प्रयोग कर रहे हो, वहां पर आपको अगर पता है कि कुल कितने परिणाम संभव हैं, वो आपको अपॉन में रखने हैं। और जो आपको परिणाम लाना है उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, उसको आप ऊपर रखना है और नीचे क्या रखना है, कुल कितने परिणाम संभव हैं, और भाई भाग कर देना है। जो भी हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा उस परिणाम आने की प्रायिकता। ठीक है भाई, तो ये एकदम प्रायिकता का बेसिक सूत्र हो गया है। अब हम जानेंगे कि भाई प्रायिकता के अंतर्गत शब्दावली किस प्रकार से होती है और भाई उन शब्दों का ना मतलब क्या होता है। ठीक है, तो भाई सबसे पहला जो शब्द आता है वो हमारा होता है परीक्षण। परीक्षण भाई अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। अब भाई एक्सपेरिमेंट को तो आप समझते ही होंगे। अगर भाई हम कोई प्रयोग करते हैं, मान लो भाई कोई प्रयोग कर रहे हैं, तो भाई उसमें ना परिणाम आने के चांसेस रहते हैं। जैसे भाई आप कोई भी काम करो तो उसके कई सारे परिणाम हो सकते हैं कि भाई काम होगा या नहीं होगा, अच्छा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो अगर हम कोई भी काम करते हैं जहां भाई एक से ज्यादा परिणाम होने के चांसेस हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि भाई वो काम हो ही जाए, अगर एक से ज्यादा परिणाम होने के चांसेस हैं तो कहा जाएगा कि वह एक्सपेरिमेंट है। लेकिन भाई कभी कभी क्या होता है कि आप कोई काम करते हो तो उसका निश्चित परिणाम होता है, फिक्स है भाई कि यह निश्चित परिणाम होने ही वाला है। लेकिन भाई कभी कभी क्या होता है कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। ठीक है, तो भाई उसे कहते हैं यादृच्छिक परीक्षण। यादृच्छिक परीक्षण भाई अंग्रेजी में बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब भाई ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ड रैंडम है, रैंडम, भाई रैंडम तो आपने सुना ही होगा। भाई रैंडम का मतलब होता है कि जब कोई चीज हमें पहले से नहीं पता है कि उसका परिणाम क्या होने वाला है, उसे हम लोग कहते हैं रैंडम। भाई जैसे मान लो आप एकदम सीधे खड़े हुए हो और आपको कोई फोटोग्राफ लेना है। ठीक है, तो भाई आपको पहले से पता है कि आपको कोई फोटोग्राफ लेना है और आप एकदम सीधे खड़े हुए हो। लेकिन भाई मान लो आप अपना कोई काम कर रहे हो और आपका कोई फोटोग्राफ क्लिक कर दे, तो भाई कहा जाता है कि यह एक रैंडम क्लिक है, कि आपको पहले से नहीं पता था कि यहां पर क्या होने वाला है और भाई किसी ने कोई फोटोग्राफ क्लिक कर ली। तो भाई समझो उसे कहा जाएगा कि वह एक रैंडम क्लिक है, एक रैंडम फोटो आपकी ले ली गई है जिसके बारे में आपको पहले से पता नहीं था। तो ऐसे परीक्षण जिसका आउटकम, परिणाम क्या आने वाला है, उसके बारे में आपको पहले से कुछ भी पता नहीं होता है, उसे हम कहते हैं यादृच्छिक परीक्षण, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब भाई कोई परीक्षण यादृच्छिक है या नहीं है, रैंडम है या नहीं है, यह आपको कैसे पता लगाना है कि भाई कोई एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं तो वह वाला रैंडम है या नहीं है। भाई इसके ना दो शर्तें होती हैं। अब शर्तें कौन कौन सी हैं भाई देख लो। जहां पर एक से अधिक परिणाम आ सकें, भाई जरूरी नहीं कि केवल एक ही परिणाम आए। भाई आप अगर कोई
एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और वहां पर आपको पता है कि एक ही रिजल्ट आना है, ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो भाई आपको पता है कि आपको अच्छे नंबर से पास होना है, तो वह यादृच्छिक परीक्षण नहीं हुआ। जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो और वहां पर एक से ज्यादा परिणाम आ सकते हैं तो वह यादृच्छिक कहा जाएगा, ठीक है। और भाई दूसरी शर्त होती है कि आपको पहले से परिणाम के बारे में पता नहीं होता है, पहले से परिणाम पता ना होना, ठीक है भाई। तो अगर कोई एक्सपेरिमेंट जो है उसे रैंडम यादृच्छिक कब कहा जाएगा, जब वहां दो शर्तें वो फॉलो कर रहा होगा। पहला तो कि वहां एक से अधिक परिणाम आने तय हो, कि भाई परिणाम एक से ज्यादा ही आएंगे, और दूसरा कि भाई परिणाम पहले से पता नहीं होने चाहिए। तो भाई आप समझ जाओगे कि वह यादृच्छिक परीक्षण है। जैसे कि भाई मान लो आप कोई सिक्का उछालो, कोई एक सिक्का आप उछाल दो, ठीक है भाई। सिक्का जो है उसमें हेड होता है या टेल होता है, ठीक है। अब आप उछालोगे तो भाई वहां चांस है कि या तो हेड आएगा और या आएगा टेल। तो परिणाम जो है वो एक से ज्यादा होने तय हैं और पहले से परिणाम का पता नहीं चलता है। भाई आप जान नहीं पाओगे कि हेड आएगा या टेल आएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है। तो भाई हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो भाई समझ जाओ कि अगर हम कोई सिक्का उछालते हैं, अगर हम कोई सिक्का उछाल रहे हैं तो आप भाई समझ जाओ कि वह एक यादृच्छिक परीक्षण है। ऐसे ही आप चाहो तो भाई पासा उछाल लो। अगर कोई डाइस आपके पास है और आप उसे उछाल देते हो तो भाई डाइस में ना 6 संख्याएं लिखी होती हैं, तो भाई 6 परिणाम संभव हैं। एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, कोई भी एक संख्या आ सकती है। तो एक से ज्यादा परिणाम आ सकते हैं और भाई पहले से पता नहीं होता है कि कौन सा परिणाम आने वाला है। अगर भाई पहले से ही पता हो कि डाइस पर क्या आने वाला है तो भाई कोई डाइस वाला खेल ही ना खेले, ठीक है। वहां परिणाम का पहले से पता नहीं होता है। तो भाई समझ में आ गया कि परीक्षण क्या होता है, जब हम कोई काम करते हैं और वहां परिणाम आना संभव हो, कोई परिणाम आ जाए, आउटकम आए, तो उसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। फिर एक्सपेरिमेंट का एक टाइप है यादृच्छिक परीक्षण, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम कब होता है भाई, उसकी 2 शर्तें हमने आपको बता दी हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया है। अब आगे चलते हैं। अब भाई अगले हमारे पास 2 शब्द हैं, परिणाम और प्रतिदर्श समष्टि। अब भाई परिणाम को बोलते हैं हम लोग आउटकम और प्रतिदर्श समष्टि को बोलते हैं हम लोग सैंपल स्पेस, ठीक है भाई, सैंपल स्पेस। अब ये आउटकम क्या है, ध्यान दीजिएगा एकदम। जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो जो हमको लास्ट में फलस्वरूप चीज प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं परिणाम। जो हमको रिजल्ट प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं परिणाम, आउटकम, ठीक है भाई। परिणाम तो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे आप मान लो, वही उदाहरण ले लो, एक सिक्का उछालो भाई, तो हमारे पास 2 परिणाम हो सकते हैं, या तो हेड आएगा और या आएगा टेल। तो अगर कहा जाए आपसे कि एक सिक्का उछालना है तो वहां पर कितने परिणाम संभव हैं, तो एक सिक्का उछालने पर 2 परिणाम संभव होते हैं। ऐसा ही कहा जाए कि भाई एक पासा उछालना है तो भाई पासे में एक आ सकता है, 2 3 4 5 और 6। अर्थात अगर हम कोई पासा उछालेंगे तो वहां पर 6 परिणाम संभव हैं। तो भाई जो भी रिजल्ट आएगा उसे हम कहते हैं परिणाम, आउटकम। अब ये प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस क्या है, तो भाई सैंपल स्पेस एक प्रकार का समुच्चय है जो कि सभी परिणाम को बांधे रखता है, ठीक। अब ध्यान देना, अगर कोई सिक्का उछालना है तो कहा जाए कि भाई इसकी प्रदर्श समष्टि क्या होगी, तो भाई यहां पर केवल 2 परिणाम होंगे, या तो एच आएगा या टी आएगा। अगर इन दोनों को आप समुच्चय में लिख दो तो ये एक सैंपल स्पेस है, कहा जाएगा कि यह सैंपल स्पेस है। अगर कोई पासा उछाला जाए तो सैंपल स्पेस कुछ इस प्रकार से होंगे। अर्थात सैंपल स्पेस कैसे लिखा जाता है, आपको एक समुच्चय बनाना है और उसके अंदर कितने परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, सभी अगर आप परिणामों को लिख दो तो बन जाएगी हमारी सैंपल स्पेस। समझ में आ गया भाई। सिक्का उछालोगे तो 2 सैंपल स्पेस बनेंगे, ठीक है, 2 परिणाम होते हैं तो उन्हें आप समुच्चय में लिख दो। पासा उछालोगे तो भाई 6 परिणाम होंगे। और भाई ध्यान देना, अगर सिक्का एक है तो
अगर दो सिक्के आप एक साथ उछाल दो, बहुत ध्यान देना, दो सिक्के एक साथ उछाल दो, तो भाई सैंपल स्पेस कैसे बनेगा? तो सबसे पहले तो आप समुच्चय बना लो। अब दो सिक्के हैं तो भाई हो सकता है कि दोनों पर हेड आ जाए, दोनों पर एक साथ हेड आ जाए, हो सकता है एक पर हेड आए एक पर टेल आए, पहले पर हेड आया है दूसरे पर टेल आया है, पहले पर टेल और भाई दूसरे पर हेड आ जाए, हो सकता है, और भाई दोनों पर ही टेल हो सकता है। इसके अलावा और कोई परिणाम नहीं हो सकता है। तो अगर हम दो सिक्के उछालते हैं तो भाई समझ जाओ वहां पर चार परिणाम होते हैं। अगर हम उन चारों परिणामों को एक समुच्चय के रूप में लिख दें तो हम उसे कहेंगे सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि। तो भाई समझ में आ गया, परिणाम होते हैं जितने रिजल्ट आ सकते हैं, जितने आउटकम हो सकते हैं कोई एक्सपेरिमेंट के बाद में। जैसे एक सिक्के में दो होते हैं, दो सिक्के में चार होते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक पासे में कितने होते हैं? कुल मिलाकर 6। अगर भाई दो पासा उछाल दो आप एक साथ तो कितने हो जाएंगे? 6 गुणे 6 अर्थात 36 परिणाम संभव हैं। और भाई सिक्के में दो, दो सिक्के में 4, 3 सिक्के में 2 गुणे 2 गुणे 2 अर्थात 8। तो ये तो हो गया हमारे परिणाम। अगर उन्हीं परिणामों को आप समुच्चय के रूप में लिख दो तो उसे हम कहेंगे प्रतिदर्श समष्टि। अब भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी सहायता से आगे हम ना भाई बड़े बड़े सवालों को एकदम आराम से लगा लेंगे। अब भाई परिणाम और प्रतिदर्श समष्टि के बाद एक और शब्द आता है घटना। घटना भाई अंग्रेजी में कहते हैं इवेंट। जब कोई हम इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो भाई उसे क्या बोलते हैं? घटना। अब ये घटना क्या है और भाई इसकी परिभाषा क्या होती है? अगर हमारे पास मान लो कोई सैंपल स्पेस गिवन है, भाई मान लो कि दो सिक्के उछाले हैं और वहां पर यह एक सैंपल स्पेस है जहां पर हमें चार परिणाम पता हैं, तो भाई घटना की जो परिभाषा होती है, घटना जो हमेशा होती है वह प्रतिदर्श समष्टि का उप समुच्चय होनी चाहिए। जो हमारी प्रतिदर्श समष्टि है अगर कोई उसका उप समुच्चय है तो उसे हम घटना कहेंगे। अर्थात जो घटना होगी वह इनमें से आप कोई परिणाम उठा लो उसे हम घटना कहेंगे। आप चाहे एक ले लो, दो ले लो, तीन ले लो या भाई चारों ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहां से कोई आउटकम उठा लें जो कि प्रतिदर्श समष्टि में लिखे हुए हैं तो उसे हम घटना कहेंगे। अब भाई इसे साधारण भाषा में देख लो। जैसे हमने दो सिक्के उठा ले यहां पे, ठीक है, तो हमारे पास चार बन गए सैंपल स्पेस, हमने भाई लिख दिया समुच्चय में। अब घटना क्या हो सकती है? ध्यान देना, घटना हो सकती है दोनों सिक्कों पर चित। भाई कह रहा है कि दोनों सिक्कों पर चित आ जाए, ये एक घटना है। अब जरा देखो कि यहां पर दोनों सिक्कों पर चित कहां गए? भाई केवल एक बार है, अर्थात केवल एक परिणाम ऐसा है जो इस घटना में हमें मिलता है। तो भाई हम घटना क्या बोल देंगे? घटना होगी HH, ठीक है। केवल एक आउटकम ही घटना को डिफाइन कर रहा है। लेकिन अगर कह दें किसी एक सिक्के पर, किसी एक सिक्के पर चित, भाई अगर बोल दे कि कोई एक सिक्के पर आपको चित लाना है, घटना ये है। अब भाई बताओ कि एक सिक्के पर चित कहां कहां है? यहां पर भी है और यहां पर भी है, अर्थात यहां घटना क्या हो जाएगी? HT और TH। अर्थात जो घटना यहां पर है वह दो आउटकम द्वारा डिफाइन हो रही है। यहां पर दो परिणाम जो हैं वो घटना को डिफाइन कर रहे हैं और यहां पर एक ही परिणाम घटना को डिफाइन कर रहा था। अर्थात भाई समझ गए होंगे कि घटना क्या होती है? घटना होती है प्रतिदर्श समष्टि में से अगर आप उप समुच्चय उठा लो, कुछ आउटकम उठा लो, उसे हम कहते हैं घटना। अब घटना में एक परिणाम भी हो सकता है और भाई एक से ज्यादा परिणाम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई परिणाम, प्रतिदर्श समष्टि और घटना यहां से क्लियर हो गया। अब भाई घटना में ही थोड़ा और कुछ देख लो। जैसे पहले हमने घटना लिखी थी दोनों सिक्कों पर चित आने की प्रायिकता। भाई घटना होती है इवेंट। अगर कोई घटना घटित होने की हमें प्रायिकता निकालनी है तो उसे हम लिखते हैं PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ E। अर्थात जो E घटना है उसके घटित होने की प्रायिकता को हम क्या बोलते हैं? PE। अब अगर मान लो कि हमारे पास कोई ये वाली घटना है, क्या लिखा है? दोनों सिक्कों पर चित आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले भाई आपको जानना होता है कि दोनों सिक्कों पर
कुल मिलाकर कितनी घटनाएं संभव हैं। तो भाई दोनों सिक्कों पर कुल मिलाकर परिणाम कितने हैं, कुल मिलाकर परिणाम है 4। ठीक है, फिर आपकी घटना में कितने परिणाम आ रहे हैं, तो दोनों सिक्कों पर चित्त केवल एक बार आता है। ठीक है, तो जो आपकी भाई समष्टियां हो गई, जो अनुकूल परिणाम है वो 1 है, जो कुल परिणाम है वो है 4। तो भाई हमारी प्रायिकता क्या आ जाएगी, 1/4। अगर यहीं से पूछे कि किसी एक सिक्के पर चित आने की प्रायिकता, तो भाई देख लो किसी एक सिक्के पर चित आने की प्रायिकता है 2 परिणाम, 2 बार आ सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, 2 ऊपर रखने हैं और कुल घटनाएं हैं 4। भाई हल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। समझ गए कि कुल अनुकूल परिणाम जो हैं वो आपको ऊपर लिखने हैं, अर्थात आपकी घटना में कितने परिणाम आ रहे हैं वो आपको ऊपर लिखने हैं, और प्रतिदर्श समष्टि में कितने परिणाम आ रहे हैं वो आपको नीचे लिखने हैं, और भाई वो हो जाएगा घटना घटने की प्रायिकता। तो यहां पर पीई क्या है, पीई है घटना घटने की प्रायिकता। अब भाई अगर जो पीई है वह घटना घटने की प्रायिकता है, तो अगर आपसे कह दे घटना ना घटने की प्रायिकता क्या होगी, भाई ध्यान देना, घटना ना घटने की प्रायिकता, भाई पीई था घटना घटने की प्रायिकता। अगर आपसे पूछ दे घटना ना घटने की प्रायिकता, तो भाई होगी पीई नॉट, और भाई सूत्र क्या होता है 1 - पीई। भाई यहां से अब 1 हमने क्यों लिखा है, भाई ये बात तो हम बताना ही भूल गए। अगर कोई भी आपने प्रदर्श समष्टि लिखी है, कोई भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है, मान लो अगर आपको संपूर्ण प्रायिकता पता हो जाए तो भाई उनका योगफल होता है 1। योगफल कितना होता है 1। कोई भी भाई मान लो यहां पर 4 समष्टियां हैं, आप भाई टोटल प्रायिकताएं निकाल लो, योगफल 1 ही आएगा। अर्थात भाई कोई भी एक्सपेरिमेंट करने का कुल मिला के तरीका होता है 1। ठीक है, तो अगर हमें घटना ना घटने की प्रायिकता निकालनी है तो आप 1 में से घटना घटने की प्रायिकता निकाल दो, तो भाई आपको घटना ना घटने की प्रायिकता पता चल जाएगी। तो भाई यहां तक समझ में आ गया कि अगर आपको घटना घटने की प्रायिकता पता है और घटना ना घटने की प्रायिकता आपको निकालनी हो, तो आप भाई सीधे सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, पीई नॉट इक्वल टू 1 - पीई। अब यहां पर एक बात ध्यान देनी है, अगर पीई और पीई नॉट आपको दोनों ही पता हो, घटना घटने की प्रायिकता और घटना ना घटने की प्रायिकता, तो भाई जो ई है और जो ई नॉट है इन्हें हम कहते हैं पूरक घटनाएं। क्या कहते हैं, पूरक घटनाएं, अर्थात ऐसी घटनाएं जिनकी प्रायिकताओं का योगफल क्या होता है 1। भाई सूत्र में देख लो, अगर पीई को आप इधर ले आओ तो प्लस की हो जाएगी, तो पीई प्लस पीई नॉट इक्वल टू 1। तो अर्थात ऐसी घटनाएं जिनकी प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है उन्हें हम कहते हैं पूरक घटनाएं। तो भाई ये घटनाओं का ना एक प्रकार हो गया। अभी और प्रकार आपको हम बताने वाले हैं कि भाई घटनाएं कितने प्रकार की होती हैं। अब भाई यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि हमने यहां पर ना 2 प्रकार घटनाएं लिखी हुई हैं। पहली घटना है परस्पर अपवर्जी घटना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और भाई दूसरी घटना है स्वतंत्र घटनाएं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब भाई इन दोनों का मतलब क्या है, परस्पर अपवर्जी का मतलब है ये ऐसी 2 घटनाएं होती हैं जो एक साथ कभी नहीं घट सकती हैं। ये घटनाएं कभी भी एक साथ नहीं घट सकती हैं। जैसे मान लो कि आप कोई पासा उछालो, तो भाई 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। अब अगर आपसे भाई ए कह दे कि सम अंक आया है, और भाई बी में कह दे कि विषम अंक आया है, तो भाई ए में क्या कह रहा है कि सम अंक आया है, और भाई बी में क्या कह रहा है कि विषम अंक आया है। अब भाई ध्यान दीजिएगा, या तो सम अंक आएगा और भाई या आएगा विषम अंक। कभी भी दोनों ही अंक भाई एक ही बार पासा उछाला है तो कोई एक ही अंक आएगा, और कोई एक ही अंक सम होगा या विषम होगा। कोई एक अंक सम और विषम दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो भाई इन्हें कहते हैं हम परस्पर अपवर्जी घटनाएं, अर्थात जब 2 घटनाओं में कोई एक ही घटना घट सकती है। भाई दोनों ही घटनाएं एक साथ नहीं घट सकती हैं, इन्हें कहते हैं हम परस्पर अपवर्जी घटनाएं। अर्थात अगर हम यहां ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करेंगे तो फाई आएगा। भाई दोनों ही घटनाएं साथ नहीं घटेंगी, तो अगर हम इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे तो हमेशा फाई आएगा। ठीक है,
तो यहां पर अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इंटरसेक्शन की, वो भी 0 ही आएगी। स्वतंत्र घटनाएं ऐसी होती हैं जो भाई एक साथ घट सकती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है इनको एक दूसरे से। जैसे देख लो भाई, अब यहां एक ही पासा उछाला है हमने, ए में मान लो भाई लिखा हो ए बराबर सम अंक, ठीक है, क्या लिखा हो भाई, सम अंक, और भाई बी में आप लिख दो 6 से कम अंक, 6 से कम अंक आए। अब देखो, अगर सम अंक आएंगे तो 2, 4 और 6 आएंगे। बी में क्या है, कह रहा है कि 6 से कम आए। अब भाई 6 से कम में 1, 2, 3, 4 और 5। देख रहे हो, ये वाली घटना भी घटित हो रही है और भाई ये वाली घटना भी घटित हो रही है। दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो सकती हैं। अगर 6 से कम आ रहे हैं तो उसमें भी सम अंक आएगा, ठीक है। तो भाई इन्हें कहते हैं स्वतंत्र घटनाएं। अगर हमें यहां निकालना हो पी ए इंटरसेक्शन बी, तो भाई सूत्र होता है पी ए इंटू पी बी, इस प्रकार से। अर्थात दोनों घटनाएं अगर हमें एक साथ घटानी है, ठीक है, तो भाई सूत्र क्या बन जाता है, दोनों प्रायिकताओं की आपको गुणा करनी पड़ती है। कब, जब घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तब। अगर घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं तो 0 आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0 होगा, क्योंकि भाई घटनाएं एक साथ घटेंगी ही नहीं। तो भाई मेनली ना 2 ही प्रकार घटनाएं परीक्षाओं में आती हैं, कहता है घटनाएं स्वतंत्र हैं और कभी कभी कहता है घटनाएं अपवर्जी हैं। तो भाई मेन फर्क है इंटरसेक्शन का, कि एक साथ घटेंगी प्रायिकता 0, एक साथ घटेंगी तो प्रायिकता बराबर क्या होगा, दोनों प्रायिकताओं का गुणनफल, ठीक। तो यहां से भाई क्या है कि जो प्रायिकता पर बेस्ड हमारी शब्दावली है वो लगभग पूरी हो गई है। भाई अगर आपको ना इतनी सारी बातें समझ में आ गई हैं तो हम क्या करेंगे, प्रायिकता पर बेस्ड जो एकदम बेसिक के सवाल होते हैं वो शुरू कर सकते हैं। तो भाई इस वीडियो में क्या करेंगे, हम आगे प्रायिकता पर बेस्ड छोटे छोटे सवालों को हल करेंगे, और भाई जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक पर हम कठिन सवालों की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो भाई सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि प्रायिकता पर कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं, अर्थात भाई किन किन टॉपिक्स पर सवाल आते हैं। तो भाई जो पहला टॉपिक है जिस पर प्रायिकता पर ना अक्सर सवाल पूछे जाते हैं वो हमारा हो गया सिक्का। भाई सिक्का पर सवाल आते हैं, आपको सिक्का उछालने होते हैं, कभी कभी एक सिक्का उछालने को बोलेगा, कभी 2 सिक्के, कभी 3 सिक्के या 4 सिक्के। भाई कितने भी सिक्के हों उस पर बेस्ड सवाल परीक्षाओं में आते हैं। भाई नंबर दूसरा टॉपिक हो गया जो बड़ा फेवरेबल है, वो होता है पासा। पासा उछालने को बोलता है और भाई पासा पर बेस्ड सवाल खूब सारे आते हैं, ठीक है। नंबर भाई 3 हो गया, थैले वाले क्वेश्चन आते हैं। भाई थैला दिया होता है, कभी कभी एक थैला रहता है, कभी कभी 2 थैले रहते हैं, ठीक है। तो भाई थैले में कुछ गेंदे हैं, कुछ कंचे डाल दिए, कुछ बल्ब डाल दिए, और उसमें से हमें कुछ बल्ब या कंचे या गेंद निकालनी होती हैं और उसकी प्रायिकता हमसे पूछता है। भाई चौथा हमारा मेन टॉपिक है ताश, प्लेइंग कार्ड्स वाले। भाई ताश पर बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, और भाई ताश पर बेस्ड सवाल ना सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि भाई कौन सा पत्ता निकालना है, हुकुम का पत्ता निकालना है, चिड़ी का पत्ता निकालना है, बादशाह निकालना है, बेगम निकालना है, लाल रंग के पत्ते निकालने हैं, काले रंग के पत्ते निकालने हैं। तो भाई ये हमारे कुछ 4 टॉपिक हो गए जिस पर भाई प्रायिकता में सर्वाधिक सवाल पूछे जाते हैं। तो भाई इन चारों टॉपिक को हम कवर करेंगे, और भाई इन टॉपिक के अलावा भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं उनको भी हम वीडियो में भाई कवर करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिक्के पर बेस्ड भाई किस प्रकार सवाल परीक्षाओं में आते हैं, ठीक है। तो भाई यहां पर हम कुछ सवाल लिखने वाले हैं जो कि सिक्कों पर आते हैं, और भाई ऐसे सवाल आपको परीक्षाओं में अक्सर देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे हमने भाई यहां पहला सवाल लिखा हुआ है कि एक सिक्का उछाला गया है। अब भाई अगर आप कोई एक सिक्का उछालते हो तो अगर आपसे भाई बोले कि सैंपल स्पेस कितने बन जाएंगे, तो भाई या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा, अर्थात कुल मिलाकर 2 ही परिणाम होंगे, और भाई सैंपल स्पेस में आप दोनों परिणाम को लिख दोगे। अब यहां सवाल भी बड़े ही कम बन पाएंगे। जैसे भाई पूछ दे आपसे, मान लो एक चित आने की प्रायिकता, भाई एक चित क्या कह दे कि चित आने की प्रायिकता क्या होगी, तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा। अब देख लो चित तो एक ही बार आया है और कुल मिलाकर यहां 2 घटनाएं हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/2। अर्थात अगर आप एक सिक्का उछालते हो तो भाई आधा आधा चांस है कि चित आएगा। अगर भाई यही कह दे कि एक पट आ जाए, ठीक है, एक पट आ जाए, तो भाई उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, भाई उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही हो जाएगी,
क्योंकि जब आप एक सिक्का उछालते हो तो वहां पर केवल 2 ही घटनाएं संभव हैं। अब चाहे चित आए उसकी प्रायिकता 1/2 होगी, चाहे पट आए उसकी प्रायिकता भी 1/2 ही होगी। अर्थात आधा आधा चांस है, आधा चांस है कि चित आएगा, आधा चांस है कि पट आएगा। तो भाई एक सिक्के पर तो केवल यहां 2 ही सवाल बन रहे हैं, लेकिन अगर हम यहां भाई कह दें कि हम 2 सिक्के उछालने वाले हैं, क्या भाई 2 सिक्के हम एक साथ उछाल रहे हैं। अब भाई ध्यान दीजिएगा, अगर हम 2 सिक्के एक साथ उछालेंगे तो भाई 4 आउटकम निकलेंगे, 4 परिणाम। हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, पहले पर हेड आए दूसरे पर टेल आए, पहले पर टेल आए दूसरे पर हेड आए, और भाई हो सकता है दोनों पर ही टेल आ जाए। तो भाई ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस, और कुल मिलाकर यहां 4 परिणाम संभव हैं। अब भाई देखिए यहां किस प्रकार से सवाल बन सकते हैं। मान लो पहला सवाल कह दे भाई दोनों हेड आए, ठीक है, दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो भाई चारों परिणाम में देख लो कि दोनों हेड कब आए हैं, तो भाई दोनों हेड केवल एक बार आए हैं, और कुल मिलाकर यहां 4 घटनाएं हैं। तो भाई प्रायिकता हो जाएगी 1/4। तो भाई सैंपल स्पेस से इस प्रकार से हम सवाल लगा सकते हैं। अगर यहां पर भाई पूछ दे कि दोनों टेल आएंगे, दोनों टेल लानी है, तो भाई दोनों टेल भी केवल एक ही बार आ रहे हैं, और कुल मिलाकर परिणाम कितना है 1/4। अब अगर आपसे यहां कह दे भाई तीसरा क्वेश्चन कि एक हेड लाना है, ध्यान देना, एक हेड और एक टेल लाना है, ठीक है, एक बार हेड आ जाए एक बार टेल आ जाए। तो भाई देख लो एक बार हेड और एक बार टेल कहां कहां है, 2 जगह है, ठीक है, अर्थात कुल मिलाकर 4 परिणाम है, और भाई सब परिणाम कितने थे 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2/4। सरल कर लोगे तो 1/2 हो जाएगा। अब भाई क्या करना है, इन चारों घटनाओं को अगर आप जोड़ दो तो आंसर में आएगा 1/4, 1/4 और 2/4 आ जाएगा 4/4। अर्थात अगर हम सभी प्रायिकताओं को जोड़ देंगे, जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, तो उनका भाई योगफल 1 आना चाहिए, ठीक है। तो भाई यहां पर योगफल 1 आ गया, अर्थात ये सभी प्रायिकताएं हो गई। तो भाई 2 सिक्के अगर उछाले गए हैं तो वहां कुल इतने प्रकार के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम भाई आगे चलेंगे और 3 सिक्के उछालेंगे। अब भाई देख लो जब हम 3 सिक्के उछालते हैं तब कितने प्रकार की भाई समष्टियां बन सकती हैं। तो भाई देख लो कितने परिणाम बनेंगे। जब आप 3 सिक्के उछालते हो तो भाई हो सकता है कि तीनों ही एच आ जाए, तीनों ही हेड आ जाए, 2 हेड आए 1 टेल आए। अब ये कितने प्रकार से हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, ये भी भाई 3 प्रकार से हो सकता है। जब 2 हेड लाने हैं और 1 टेल लाना है, अब क्या करना है, आपको केवल 1 हेड लाना है, ठीक है, ध्यान देना एकदम, केवल 1 हेड लाना है बस। इसके भी भाई 3 प्रकार बनते हैं। अब आपको कोई भी हेड नहीं लाना है, अर्थात तीनों ही टेल ला दो। अब ध्यान देना 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल मिलाकर 8 परिणाम बनते हैं। तो भाई ये हो गई हमारी समष्टि जब 3 सिक्के उछालते हैं तब। अब हमने यहां कुछ सवाल लिखे हुए हैं जो 3 सिक्के उछालने पर आपको भाई परीक्षाओं में मिल सकते हैं। पहला पूछेगा कि तीनों हेड आए इसकी प्रायिकता बता दो। तो भाई ढूंढ लो कि तीनों बार हेड कितनी बार आया है, केवल 1 बार आया है, और कुल मिलाकर 8 परिणाम संभव हैं। तो भाई प्रायिकता हो जाएगी 1/8। भाई 1 आपका परिणाम है और कुल परिणाम कितने हैं 8। कह रहा है कि तीनों बार टेल आ जाए, तो भाई तीनों बार टेल भी 1 ही बार आया है, ठीक है, तो इसकी प्रायिकता भी 1/8 हो जाएगी। अब कह रहा है कि 2 बार हेड आया हो, केवल 2 बार की बात कर रहा है। तो भाई गिन लो कि कहां कहां 2 बार हेड लिखा है, 1 2 3 ऐसे भाई परिणाम हैं जहां पर 2 बार हेड आ रहा है। तो भाई प्रायिकता हो जाएगी 3/8। कोई हेड ना हो, अब भाई ऐसी जगह ढूंढो जहां पर कोई हेड ना हो। तो भाई केवल ये एक जगह है जहां पर कोई हेड नहीं है। तो भाई प्रायिकता हो जाएगी 1/8। 8 तो आपको हर जगह लिखने हैं, जो कि भाई हमारे पास 8 कुल परिणाम हैं। कोई टेल ना आए, तो भाई कोई टेल केवल यहां पर नहीं है, ठीक है, तो भाई इसकी प्रायिकता भी 1/8 हो जाएगी। अब भाई नीचे वाला ढंग से देखना, कम से कम 1 हेड आए। भाई कम से कम का मतलब है या तो 1 हेड हो, या 2 हो, या 3 भी हो सकते हैं। कम से कम 1 हेड का मतलब है, देखो भाई 1 हेड यहां आया, 1 यहां आया, 1 यहां आया,
फिर यहां 2 2 आए और यहां तीनों आए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसे परिणाम हैं जहां कम से कम एक हेड है, अर्थात इसकी प्रायिकता 7/8 होगी। तो भाई एक दो सवाल और भी आप बना सकते हो, जैसे भाई यहां पे कह दे आपसे कि अधिक से अधिक 2 हेड हो। अब भाई अधिक से अधिक 2 का क्या मतलब है? अधिक से अधिक 2 का मतलब है या तो 2 हो या उससे कम हो, या तो 2 हो या उससे कम हो। तो पहले 2 वाले गिन लो, 1 2 3, 3 है। उससे कम 1 2 3, 3 3 6 हो गए, और भाई उससे कम 0 कर दो तो 7 हो गए। तो भाई यहां पर भी क्या हो जाएगा? 7/8। तो भाई केवल भाषा को समझना है, आपको समष्टियों में ढूंढना है कि परिणाम कितने होंगे, और भाई बटे 8 आपको लगा देना है। तो भाई यहां तक तो पूरा समझ में आ गया होगा कि 1 सिक्के, 2 सिक्के, 3 सिक्के। भाई इसी प्रकार अगर आप 4 सिक्के उछलवाओगे तो कुल मिलाकर यहां 16 आउटकम बनेंगे, 16 परिणाम बनेंगे, और भाई ढेर सारे सवाल उन पर बन सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस अगर आप सैंपल स्पेस को सही से बना लेते हो और भाई 16 आपसे सही से बन जाते हैं, तो भाई इन सवालों को लगाना भाई 1 सेकंड का काम है, केवल बस देखना है और सीधे आंसर लिख देना है। भाई यहां पर कोई गुणा भाग हमें नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। तो भाई सिक्का तो क्लियर हो गया, ठीक है। अभी हमारे पास 3 टॉपिक बच रहे हैं, पासा, थैला और भाई ताश की गड्डी। चूंकि भाई वीडियो ना काफी लंबा हो रहा है, तो भाई हम क्या करेंगे, जो हमारे ये 3 टॉपिक हैं इनको हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपको भाई वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और भाई दोस्तों के बीच आप शेयर भी कर सकते हैं।